हेलो दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की रामबाण जो सीरीज चल रही थी उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है सेल और बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी के हम लोग जो पिछली टेक्निकल भर्ती के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरा चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे। मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और यदि इन 100 क्वेश्चनों को आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी आपसे पुनः निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करें। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में ये अपने जो 100 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा और कोई भी आप जो पेपर देखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन देख लेना, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो, चाहे वो डीएमआरसी हो, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे वो डीएफसीसीआईएल हो, कोई भी वैकेंसी हो टेक्निकल लेवल पे, ऐसा पेपर में आप देखोगे तो हर क्वेश्चन इन्हीं 100 क्वेश्चनों से आपको आए हुए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चार्जिंग के समय जब हमारी बैटरी चार्जिंग होती है तो उस समय क्या अभिक्रिया होती है। तो आप लोगों को पता है कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमारी जो विद्युत ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, चार्जिंग के केस में चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब हम बैटरी को क्या दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो इसको हम लोग क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं भैया? विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होगी, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्जिंग अवस्था के अंदर, बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था के अंदर या निरावेशित अवस्था कह सकते हैं, और चार्जिंग को क्या कहते हैं? आवेशित अवस्था। तो जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज के समय क्या होता है? हम लोग बैटरी डिस्चार्ज होती है इसका मतलब हम कोई उपकरण चला रहे हैं, है ना। जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? बैटरी से या सेल से क्या चला रहा हूं? मेरा कोई उपकरण चला रहा हूं। उस समय क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा, जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है तो रासायनिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो रासायनिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होगी? विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होगी। ध्यान रखना, ठीक है। जब बैटरी मेरी चार्ज होती है, चार्जिंग की अवस्था में विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग के केस में जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी? विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ चार्जिंग के समय कह रहा है, तो चार्जिंग के समय आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। लेकिन वही बात यदि ये डिस्चार्ज की करता, क्वेश्चन डिस्चार्ज के फॉर्म में पूछ लेता, तो डिस्चार्ज के केस में क्या होता? बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो डिस्चार्ज के केस में कौन सा ऑप्शन होता? हमारा ए ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वचालित वाहनों में प्राय प्रयुक्त वोल्टता होती है। तो स्वचालित जो हमारे वाहन होते हैं उनके अंदर सबसे पहले तो ये देखना है कि भी कौन सी बैटरी उपयोग में आती है। जो स्वचालित हमारे वाहन है उसमें हम लोग लेड एसिड सेल प्रयोग में लाते हैं। जो हमारे स्वचालित वाहन है उसमें हम लोग कौन से सेल प्रयोग में लाते हैं? लेड एसिड सेल प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जो मेरे वायुयान है, वाहन है, ऑटोमोबाइल में, वाहन में लेड एसिड सेल, कौन सा सेल उपयोग में लाते हैं? लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल है, इसका जो दूसरा नाम है वो है सीसा संचायक सेल। लेड एसिड सेल है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सीसा संचायक सेल। तो वाहन है, वाहन में हम लोग जो हमारे कार है, जीप है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इसमें हम लोग कौन सी बैटरी का उपयोग करेंगे? लेड एसिड सेल का। किसका उपयोग करेंगे? लेड एसिड सेल का उपयोग करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीसा संचायक सेल कहते हैं। लेकिन मेरे वायुयान है उसमें मैं कौन सी बैटरी उपयोग में लाता हूं? ध्यान रखना, निकिल आयरन सेल।
निकिल आयरन सेल। जो वायुयान है, वायुयान में कौन सा सेल उपयोग में आता है, मेरा निकिल आयरन सेल है वो उपयोग में आता है। तो आप लोग देखोगे कि स्वचालित वाहनों में प्राय प्रयुक्त वोल्टता होती है। तो जो स्वचालित वाहन है उनमें हम लोग जो बैटरी उपयोग करते हैं वो कितने वोल्ट की उपयोग करते हैं, 12 वोल्ट की उपयोग करते हैं। कितने वोल्ट की उपयोग करते हैं भैया, 12 वोल्ट की उपयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैटरी चार्जिंग की जाती है। तो जो हमारी बैटरी है, बैटरी को हमेशा ही हम लोग कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। हमारा जो सप्लाई सिस्टम है वो दो प्रकार का है, एक है एसी सिस्टम, दूसरा है डीसी। एसी है, एसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पर अल्टरनेटिंग करंट। एसी का जो नाम हुआ है वो कहां से हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट से। तो ए से अल्टरनेटिंग से तो ए आया है और करंट से क्या आया है, सी आया है। और दूसरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं भैया, प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा आता है डीसी सिस्टम। तो डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं दिष्ट धारा। जो जनरली जो हमारे घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज में जो सप्लाई आती है वो क्या आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना। और जो डीसी है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बैटरी चार्जिंग की जाती है। बैटरी में जो चार्जिंग करते हैं, है ना, बैटरी को हमेशा हम किससे चार्ज करते हैं, डीसी से चार्ज करते हैं। अब आप कहोगे कि सर घर में तो एसी आ रहा है, हमको उससे डीसी से चार्ज कैसे करें। तो हम लोग जो एक बॉक्स यूज करते हैं जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, उस इन्वर्टर के अंदर रिएक्टिफायर लगा होता है। वो जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर में क्या लगा होता है, रिएक्टिफायर लगा होगा, जो आपके घरों में जो एसी आ रही है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा और आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अब बात आती है जी कि जी हमारी इन्वर्टर का उपयोग है, फिर बैटरी में तो डीसी आई, लेकिन हमारे जो घरों के उपकरण है वो सारे के सारे किस में बने होते हैं, वो सारे के सारे एसी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भैया, एसी के बने होते हैं। तो फिर क्या होता है, देखो कितना अच्छी बात है भाई, ये घरों में एसी आ रही है, ये हमारा इन्वर्टर है, ठीक है। और यहां क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। यहां क्या लगी हुई है, बैटरी। अब देखो ये जो एसी है, घरों में जो एसी आ रही है ये इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर में क्या लगा होता है, रिएक्टिफायर। रिएक्टिफायर, ये जो रिएक्टिफायर है ये क्या करता है, ये एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करेगा, हमारी बैटरी चार्ज होगी। अब एक केस पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम फेल हो जाता है, फेल हो जाएगा, या हमारी हम लोग कहते हैं कि विद्युत चली जाती है, सप्लाई सिस्टम है, कहीं से कोई कट लग जाता है तो हमारा सप्लाई सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हमें जो उपकरण है, हमारे पंखा है, गर्मी है, पंखा चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय क्या काम आएगा आपका, ये बैटरी काम आएगी। तो बैटरी में क्या है, डीसी है, ठीक है। ये द्वारा डीसी किस में जाएगी, इन्वर्टर में जाएगी। इसमें क्या लगा होता है, इन्वर्टर लगा होता है। ये जो इन्वर्टर है ये इस समय क्या करेगा, डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में कन्वर्ट कर देगा। ये जो डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से द्वितीयक सेल है। तो देखो भाई हमारे जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सेल है वो कितने प्रकार के हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। सेल हैं ये हमारे दो प्रकार के हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। एक सेल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल, दूसरे सेल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब ये जो प्राथमिक सेल है इसको हम लोग एक बार निरावेशित होने के बाद में पुनः आवेशित नहीं कर सकते। एक बार निरावेशित होने के बाद में, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में पुनः आवेशित नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरा द्वितीयक सेल है, देखो भाई सारे यहाँ ध्यान से, भाई जो मेरा द्वितीयक सेल है इसको मैं पुनः आवेशित कर सकता हूँ, इसको मैं पुनः आवेशित कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो द्वितीयक सेल है कौन से, जनरल जो हमारे यूज होते हैं वो कौन से होते हैं द्वितीयक सेल। एक होता है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का जो हमारा दूसरा नाम है वो क्या है, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। दूसरा जो मेरा सेल आता है वो आता है निकिल आयरन सेल।
निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन जो सेल है, निकिल आयरन सेल को हम लोग एडिशन सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? एडिशन सेल, क्योंकि इसको थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। जो निकिल आयरन सेल है इसको 1901 में थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, तो इसका नाम क्या बना? एडिसन सेल भी पड़ा। और 1970-72 के अंदर जो हमारी एक्साइड कंपनी है ना, एक्साइड जो मार्का है, एक्साइड ने इसको खूब बनाया। सबसे पहले जो कमर्शियल पर्पज के लिए इसको जो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया था, वो किसने बनाया था? वो एक्साइड ने बनाया था। तो जो निकिल आयरन सेल है, निकिल आयरन सेल को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन सेल भी कहते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रचलित सेल है वो है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल है। निकिल कैडमियम सेल को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? जंगर सेल भी कहते हैं। जंगर नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, तो उनके सम्मान में हम लोग इसको क्या कहते हैं? जंगर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे मेरे द्वितीयक सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में जो सबसे पहले सेल है वो है वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 1801 में बनाया था। ठीक है, दूसरा जो बात आता है वो आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल। उसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं लेक्लांची सेल। उसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं शुष्क सेल। ठीक है, फिर हम लोग जो प्राथमिक सेल को श्रेणी में देते हैं वो देते हैं मरकरी सेल। फिर हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल। फिर हम लोग जो बात करते हैं वो है क्षारीय सेल। फिर हम लोग जो बात करते हैं वो है लिथियम सेल। ठीक है, तो ये हमारे सेल हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बता दिया है। तो आप लोग बात क्वेश्चन आ रहे हैं कि निम्न में से द्वितीयक सेल कौन सा? तो द्वितीयक सेल हमारे क्या है? 3 है। ये द्वितीयक सेल हैं वो हमारे ये 3 हैं। तो कहीं पे भी पूछे, लेड एसिड सेल है, निकिल आयरन सेल है और निकिल कैडमियम सेल है। ये तीनों की तीनों कौन से सेल है? मेरे द्वितीयक सेल है। लेड एसिड सेल को मैं क्या कहता हूँ? सीसा संचायक सेल भी कहता हूँ। निकिल आयरन सेल है, निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम क्या है? एडिशन सेल है। निकिल कैडमियम सेल है, निकिल कैडमियम सेल को कौन सा सेल कहते हैं? जंगर सेल कहते हैं। और जो प्राथमिक सेल हैं वो क्या होते हैं? जिनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः आवेशित कर सकते हैं। द्वितीयक सेल में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन जो मेरा प्राथमिक सेल है इसमें जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। द्वितीयक सेल में है, द्वितीयक सेल जब मेरा चार्ज होता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और जब डिस्चार्ज होता है तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो दो तरफ अभिक्रिया होती है, इसलिए द्वितीयक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन प्राथमिक सेल को हम लोग चार्ज कर नहीं सकते, तो जो हमारा प्राथमिक सेल है वो तो हमेशा क्या होगा? डिस्चार्ज ही होगा। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है जी प्राथमिक सेल में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और द्वितीयक सेल में कौन सी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। प्राथमिक सेल है कौन से? वोल्टाइक सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांची सेल है, शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, क्षारीय सेल है, लिथियम सेल है। ये सभी के सभी कौन से सेल के उदाहरण है? प्राथमिक सेल के। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से द्वितीयक सेल कौन सा है? तो द्वितीयक सेल कौन सा है? तो आप लोग देखोगे कि जी वोल्टाइक सेल याद आएगा दिमाग में कि जी वोल्टाइक सेल तो प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल है, डेनियल सेल को भी हमने कहाँ पढ़ा था? प्राथमिक सेल में पढ़ा था। शुष्क सेल है, शुष्क सेल को भी हमने कहाँ पढ़ा था? प्राथमिक सेल में पढ़ा था। लेकिन जो मेरा निकिल आयरन सेल है, निकिल आयरन सेल को मैंने कहाँ पढ़ा था? द्वितीयक सेल में पढ़ा था। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जी शुष्क सेल है, शुष्क सेल की आउटपुट वोल्टेज
होती है। जो मेरा शुष्क सेल है, शुष्क सेल की आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है? तो थोड़ा सा मैं शुष्क सेल के बारे में बता देता हूँ। जो शुष्क सेल है, शुष्क सेल का जो कंटेनर है, शुष्क कोई भी सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। जो पॉजिटिव होगा उसको मैं क्या कहूँगा भाई? उसको मैं कहूँगा एनोड। जो पॉजिटिव होगा उसको मैं क्या कहूँगा? एनोड। और जो नेगेटिव होगा उसको मैं क्या कहूँगा? कैथोड कहूँगा। तो ये जो शुष्क सेल है, इसमें जो एनोड है वो किसका बना होता है? वो कार्बन का बना होता है। एनोड है वो किसका बना होगा? कार्बन का बना होगा। इसका जो पात्र है, पात्र को मैं क्या कहता हूं? वोल्टामीटर कहता हूं। पात्र को मैं क्या कहता हूं? वोल्टामीटर कहता हूं। तो वोल्टामीटर है जो कैथोड है वही हम लोग क्या करते हैं? वोल्टामीटर के उपयोग में करते हैं। या इसका जो पात्र है वो किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और इसका जो कैथोड है वो भी किसका बना होगा? जिंक का बना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा, इसमें हम लोग जो विद्युत अपघट्य यूज करते हैं वो क्या करते हैं? NH4Cl। विद्युत अपघट्य है वो हम लोग क्या करते हैं? NH4Cl उपयोग में करते हैं। NH4Cl को क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद में हम इसमें डीपोलराइजर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? MnO2 का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ठीक है ना? MnO2 का किसका उपयोग करते हैं? MnO2 इसको क्या कहते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। उसके बाद में इस सेल के अंदर नमी बनी रहे उसके लिए मैं किसका उपयोग करता हूं? ZnCl2 का, ZnCl2 का। ठीक है, ZnCl2 को क्या कहते हैं? जिंक क्लोराइड कहते हैं। ZnCl2 को क्या कहते हैं? जिंक क्लोराइड कहते हैं। और कुछ मात्रा हम किसकी रखते हैं? कार्बन की रखते हैं, ताकि कार्बन की जो कमी है वो क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेल होते हैं ये सामान्यतः हमारे कितनी वोल्टेज के होते हैं? 1.5 वोल्ट के होते हैं। ये जो सेल होंगे, शुष्क सेल होंगे, वो कितने वोल्ट के होंगे? 1.5 वोल्ट के होंगे। दूसरा, ये जो सेल हैं इनकी जो कार्य क्षमता होती है, बैटरी है या सेल है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो किस में मापी जाती है? एम्पियर आवर में। किस में मापी जाती है? एम्पियर आवर में मापी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। जो बैटरी या सेल है उसकी कार्य क्षमता किस में मापी जाएगी? एम्पियर आवर में, या एम्पियर घंटा में आप कह सकते हो। तो इसकी जो एम्पियर आवर क्षमता है वो है 0.084 एम्पियर आवर से लेके 5.6 एम्पियर आवर। 0.08 एम्पियर आवर से लेके कितनी है? 5.6 एम्पियर आवर है वो इसकी क्या है? क्षमता है। ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जी शुष्क सेल की आउटपुट वोल्टेज कितनी है? तो शुष्क सेल की आप लोगों को पता है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी है? 1.5 वोल्ट है। यदि आपसे इससे पूछता कि इसकी एम्पियर आवर क्षमता कितनी है, तो 0.084 एम्पियर आवर से लेके 5.6 एम्पियर आवर तक का है। ठीक है। दूसरा, आपसे पूछता कि इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत अपघट्य के उपयोग के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? NH4Cl का उपयोग करते हैं। डीपोलराइजर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? MnO2 का। नमी, सेल के अंदर नमी बनाए रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का। इसका जो एनोड है वो किसका बना होगा? कार्बन का बना होगा। इसका जो कैथोड है वो किसका बना होगा? जिंक का बना होगा। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसका कितना होगा? वो होगा 0.1 ओम से लेके 0.5 ओम तक होगा। तो इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होगा? 0.1 ओम से लेके 0.5 ओम तक है। तो हमारा ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? वोल्टेज पूछ रहा है। तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी? 1.5 वोल्ट होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वोल्टाइक सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो जो वोल्टाइक सेल होते हैं, वोल्टाइक सेल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तनु H2SO4 का। जो मेरे वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल में मैं किसका उपयोग करूंगा? तनु H2SO4 का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करूंगा, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या कितनी होती है H2SO4 की? लगभग 1.280। कितनी होती है भाई? 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं डाइल्यूट H2SO4 क्या करता हूँ? उपयोग करता हूं। तो वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल में हम लोग जो
विद्युत अपघट्य है वो कौन सा उपयोग करेंगे, तनु H2SO4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गंधक अम्ल भी कहते हैं। और ये जो H2SO4 है इसको मैं दूसरा नाम इसका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा लैक्लांची सेल है या मेरा शुष्क सेल है उसमें मैं विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग करता हूं, अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम जो क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को हम कहते हैं NH4Cl। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये विद्युत अपघट्य के रूप में कहाँ उपयोग में आती है, अमोनियम क्लोराइड आएगी लैक्लांची सेल और शुष्क सेल। तीसरा जो विद्युत अपघट्य है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कहाँ उपयोग होता है, ये होता है मरकरी सेल में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ उपयोग होता है, मरकरी सेल में उपयोग होता है। तो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपसे पूछते हैं कि जी वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल में कौन सा उपयोग होगा, H2SO4, वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल। वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल या लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। इन सेल के अंदर इन तीनों सेलों में कौन सा उपयोग होता है, तनु H2SO4 उपयोग होता है, डाइल्यूट H2SO4 उपयोग होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में हम कौन सा उपयोग करते हैं, NH4Cl का उपयोग। अमोनियम क्लोराइड है ये लैक्लांची सेल और शुष्क सेल में उपयोग होता है। तीसरा आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन से सेल में उपयोग होता है, मरकरी सेल में उपयोग होता है। ये जो DC है ये किस में कन्वर्ट कर देगा, AC में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो AC है ये कहाँ जाएगी, हमारे उपकरण में जाएगी। कहाँ जाएगी, उपकरण में जाएगी। तो बैटरी हमेशा ही हमारे घरों में जरूर AC आ रही है, हमारा जो घर है घरों में जरूर AC आ रही है, घरों में जरूर AC आ रही है, लेकिन बैटरी चार्ज किस पे हो रही है, DC पे हो रही है। क्योंकि बैटरी के अंदर क्या लगा हुआ है, रिएक्टिफायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रिएक्टिफायर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बैटरी हमारी चार्ज होती है, चार्ज होने के बाद में यदि सप्लाई सिस्टम फेल हो जाए तो हमारा ये इन्वर्टर काम करेगा। तो ये जो DC है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, AC में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारा उपकरण है वो किस पे ऑपरेट हो रहा है, वो AC पे ऑपरेट हो रहा है, उसको क्या मिलेगी, AC मिलेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई सेल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई सेल है। ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल। ड्राई सेल को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। तो जी हमारा शुष्क सेल कौन सा है, शुष्क सेल है। जो हमारा शुष्क सेल है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हमने अभी क्वेश्चन किया था। शुष्क सेल है ये प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। जो मेरा शुष्क सेल है ये कौन से सेल की श्रेणी में आता है, प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। कौन से सेल की श्रेणी में आता है भैया, प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। तो मैं क्या कहूँगा, ड्राई सेल है। ड्राई सेल एक मेरा प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, सभी बच्चे हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा शुष्क सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, वो हम कौन सा प्रयोग करते हैं। करो भाई सभी इसको, क्वेश्चन को। तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग में लाया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड, विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग करते हैं, NH4Cl का। किसका उपयोग करते हैं, NH4Cl का। तो अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। और दूसरा किसका करते हैं साथ में, इसमें जिंक क्लोराइड का। वास्तविक तौर पे तो जो जिंक क्लोराइड होती है वो किसके लिए आती है, नमी के लिए। जो हमारा सेल है, सेल में नमी बने रहे, सेल के अंदर नमी बनी रहे, उसके लिए हम जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में पूछ रहा है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का हम विद्युत अपघट्य के रूप में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और डीपोलराइजर के रूप में, डीपोलराइजर के रूप में, विध्रुवक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डीपोलराइजर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, बताओ भाई।
पोलराइजर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, MnO2 का। किसका उपयोग करते हैं, MnO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारा शुष्क सेल है, शुष्क सेल से मुझे आप बताओगे कि इसकी वोल्टेज कितनी होती है, इसकी कार्य क्षमता कितनी होती है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। और सामान्यतः इसका साइज कितना होता है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताओगे भाई कमेंट में। ये 4 क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट में मुझे रिप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विद्युतीय सेलों में ऊर्जा संग्रहित होती है। जो हमारे विद्युतीय सेल हैं, विद्युतीय सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। विद्युत के जो सेल होते हैं इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कि कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। जो कि कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। तो जो सेल है मेरा सेल है, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी भैया, रासायनिक ऊर्जा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं। क्या है कि 5 कार्बन जिंक सेल हैं। कार्बन जिंक सेल को मैं क्या कहता हूं, शुष्क सेल कहता हूं। कौन सा सेल कहता हूं, शुष्क सेल। 5 कार्बन जिंक सेल हैं, वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनमें आउटपुट ईएमएफ होगा। तो आउटपुट ईएमएफ क्या होगा, तो सेल है, सेलों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सेलों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। यदि मुझे अधिक धारा चाहिए, संयोजन से मुझे यदि अधिक धारा चाहिए, तो मैं सेलों का कौन सा संयोजन करूंगा, समानांतर क्रम संयोजन करूंगा। सेलों का कौन सा संयोजन करूंगा, समानांतर क्रम संयोजन करूंगा। लेकिन यदि मुझे अधिक वोल्टेज चाहिए, अधिक वोल्टेज, तो मैं सेलों का कौन सा संयोजन करूंगा, श्रेणी क्रम संयोजन करूंगा। कौन सा संयोजन करूंगा भैया, श्रेणी क्रम संयोजन। अधिक वोल्टेज चाहिए, कौन सा संयोजन करेंगे, अधिक धारा चाहिए, कौन सा संयोजन करेंगे, समानांतर क्रम। कौन सा संयोजन करेंगे, समानांतर क्रम। अधिक वोल्टेज चाहिए, कौन सा संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन ये कह रहा है जी कौन से सेल है, कार्बन जिंक सेल है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 1.5 वोल्ट। कितनी होती है भैया, 1.5 वोल्ट होती है। सेलों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, तो देखो ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ का क्या सूत्र होगा, N गुणा में E। ईएमएफ बराबर क्या होगा, N गुणा में E। N यहाँ सेलों की संख्या है, और E क्या है भाई, एक सेल की वोल्टेज है। N क्या है, सेलों की संख्या। N क्या है, सेलों की संख्या है। E क्या है, एक सेल की वोल्टेज है, एक सेल की वोल्टेज है। ठीक है, तो देखो सेलों की संख्या कितनी है, 5 है। एक सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5। सेलों की संख्या कितनी है, बताओ भाई, सेलों की संख्या कितनी है, 5 है। एक सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5। तो आंसर क्या आएगा, 7.5 वोल्ट। ये जो हमारा परिपथ है ना, इसकी वोल्टेज की, इन सेलों की टोटल वोल्टेज कितनी आएगी, 7.5 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी भैया, 7.5 वोल्ट। तो 7.5 वोल्ट का कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन हम लोग मार्क कर लेंगे, क्योंकि शुष्क सेल में एक सेल की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 1.5 वोल्ट होती है। तो 1.5 को 5 से गुणा कर दोगे सेलों की संख्या से, उत्तर आ जाएगा। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मरकरी सेल को चार्ज करते हैं जिसे चार्जिंग की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा। एक मरकरी सेल है, सबसे पहले तो जी मरकरी सेल उपयोग कहाँ होता है, जितने भी हमारे डिजिटल उपकरण है उसमें हम लोग मरकरी सेल का उपयोग करने लग गए हैं। बाकी हमारे जो हाथ की घड़ी है,
हाथ की घड़ी के अंदर, पॉकेट कैलकुलेटर है, इन सब में कौन सा सेल उपयोग होता है? मरकरी सेल उपयोग होता है। तो मरकरी सेल है, इसको चार्ज करते हैं, जिसे चार्जिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा? आपका जो मरकरी सेल है वो फट जाएगा। क्या होगा भाई? आपका मरकरी सेल है, मरकरी सेल आपका फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्जिंग उपकरण में ट्रांसफार्मर का आकार निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर हमारे जितने भी चार्जिंग उपकरण है, जैसे चार्जर है, चार्जर में एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो जो हमारे चार्जिंग उपकरण है, चार्जिंग उपकरण के अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसका जो साइज होगा वो किस पे निर्भर करेगा? चार्जिंग पावर पर। किस पर निर्भर करेगा? चार्जिंग की पावर पर निर्भर करेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलों से 2 गुणी वोल्टेज और 2 गुणी धारा प्राप्त करने हेतु सेलों की संख्या होगी। ये कह रहा है भाई मुझे सेल है, सेल से मुझे 2 गुणी वोल्टेज प्राप्त करनी है। 2 गुणी वोल्टेज प्राप्त करनी है तो आपके दिमाग में जस्ट क्लिक करना चाहिए कि भैया ये यदि मुझे वोल्टेज प्राप्त करनी है तो मैं सेलों का कौन सा संयोजन करूंगा? श्रेणी क्रम। कौन सा संयोजन करूंगा? श्रेणी क्रम। ठीक है। अगर मुझे दुगनी धारा प्राप्त करनी है, यदि मुझे दुगनी धारा प्राप्त करनी, अधिक धारा प्राप्त करनी है सेलों से, तो मैं कौन सा संयोजन करूंगा? समानांतर क्रम। कौन सा संयोजन करूंगा? समानांतर क्रम संयोजन करूंगा। अधिक आई बात समझे। अब कहता है जी कितनी, मैं ये मान रहा हूं कि मेरी एक सेल की वोल्टेज 1 वोल्ट है। एक सेल है, एक जो सेल है वो 1 वोल्ट का है और 1 एम्पियर का है। एक सेल है वो 1 वोल्ट का है और 1 एम्पियर का, मैं मान रहा हूं। ठीक है, 1 एम्पियर की वो मुझे धारा दे रहा है। अब देखो मुझे वोल्टेज कितनी प्राप्त करनी है? 2 वोल्ट। कितनी प्राप्त करनी है? 2 वोल्ट। ये कह रहा है कि दुगनी वोल्टेज। क्या कह रहा है? दुगनी वोल्टेज। तो 2 वोल्ट प्राप्त करनी है तो मैं कितने सेलों का उपयोग करूंगा? 2 सेलों का उपयोग करूंगा। अधिक वोल्टेज के लिए मुझे कितने सेल चाहिए? दुगनी वोल्टेज के लिए 2 सेल। ये देखो जी 2 सेल ले लिए और इन दोनों सेलों को मैंने कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि मुझे भैया दुगनी धारा भी चाहिए, मुझे दुगनी धारा। तो ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है वो कितनी धारा दे रहा है? 1 एम्पियर की। वोल्टेज तो ये 2 वोल्ट दे रहा है, लेकिन धारा कितनी दे रहा है? 1 एम्पियर की दे रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान रहता है। धारा का मान तो क्या रहता है? समान रहता है। तो मैं 2 सेलों को इनके कौन से क्रम में जोड़ दूंगा? यदि मुझे दुगनी धारा प्राप्त करनी है तो मैं 2 सेलों को कौन से क्रम में जोड़ दूंगा? समानांतर क्रम में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे यहां से भी 1 एम्पियर धारा जा रही है, यहां से भी 1 एम्पियर धारा जा रही है, तो टोटल पूरे परिपथ में धारा कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। मान लेते हैं धारा कितनी प्राप्त हो रही है? 2 एम्पियर। अब ये 2 सेल 2 वोल्टेज दे रहे हैं, ये भी सेल कितनी देंगे? 2 वोल्टेज देंगे, लेकिन समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहता है? समान रहता है। समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। तो हमें कितने सेलों की जरूरत हुई? 2 सेलों को अधिक धारा के लिए और 2 सेलों को अधिक वोल्टेज के लिए। तो टोटल कितने सेलों की जरूरत हुई? टोटल 4 सेलों की जरूरत हुई। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे वोल्टेज प्राप्त करनी है तो मैं कौन सा संयोजन करूंगा, मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है तो मैं कौन सा संयोजन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कहता है बैटरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पे निर्भर करेगी? बैटरी कितना करंट स्टोर कर रही है, कितनी वोल्टेज ले रही है, वो किस पे निर्भर करेगी? करंट देने की योग्यता पे निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी? करंट देने की योग्यता पे निर्भर करेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब बैटरी निरावेशित होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। जब बैटरी मेरी निरावेशित मतलब डिस्चार्ज होती है, निरावेशित मतलब है डिस्चार्ज। जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? देखो भाई जनरल सी बात है कि जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होगी तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी? घटेगी। बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? घटेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया इसमें? गिरने लगती है, और ये ऑप्शन होता है। जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होती है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.180, लेकिन जब बैटरी मेरी चार्ज होती है, जब बैटरी मेरी चार्ज हो जाती है तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी हो जाती है? 1.280। जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज होगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? 1.180। जब बैटरी मेरी चार्ज हो जाएगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 1.280। तो चार्जिंग यदि होता है, बैटरी मेरी चार्ज होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने लग जाती है। तो देखो एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो बैटरी जब मेरी डिस्चार्ज होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिरेगी, जब बैटरी मेरी चार्ज होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
12 वोल्ट की बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल की आवश्यकता है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई मेरा जो लेड एसिड सेल है इसकी वोल्टेज कितनी होती है। तो जो मेरा लेड एसिड सेल है इसकी वोल्टेज होती है, एक सेल की जो वोल्टेज है, एक सेल की जो वोल्टेज है वो है 2.2 वोल्ट, लगभग 2.2 वोल्ट होती है। कई किताबों में ये 2.1 भी दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जी मुझे 12 वोल्ट चाहिए, इसका मतलब मुझे जो लेड एसिड सेल है उनको कौन से संयोजन में लगाना है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेड एसिड सेल को अधिक वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए? अधिक वोल्टेज। तो अधिक वोल्टेज के लिए हमें सेलों को कौन से क्रम में लगाते हैं? अधिक वोल्टेज के लिए हम सेलों को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में लगाते हैं भैया? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो मुझे कितने सेल चाहिए? एक तो सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी है? 2 वोल्ट है। मुझे कितनी वोल्टेज बनानी है? 12 बनानी है। तो 12 को 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आपको कितने सेल चाहिए होंगे? 6 सेल चाहिए होंगे। कितने सेल चाहिए होंगे? 6 सेल चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक भवन की वायरिंग के साथ लेड एसिड बैटरी तथा इन्वर्टर जुड़ा हुआ है। एक भवन है, भवन हमारे घरों में जो बैटरी उपयोग होती है वो कौन सी होती है? लेड एसिड बैटरी होती है। कौन सी होती है भैया? लेड एसिड बैटरी है। उसके साथ में हम लोग जो बॉक्स लगा होता है वो क्या होता है? इन्वर्टर का होता है। तो ये कहता है अचानक मेन सप्लाई असफल हो जाए, घर की लाइट है वो अचानक एकदम से चली जाती है, असफल होने पर लोड के सिरों पे वोल्टेज होगी। तो देखो जितने भी हमारे उपकरण घरों में लगे होते हैं लगभग हमारे उपकरण किस पे कार्य करते हैं? एसी पे कार्य करते हैं। तो जो मेरा लोड है, लोड के सिरों पे वोल्टेज कौन सी आएगी? एसी है, क्योंकि इसमें जो इन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो क्या करेगा? वो जो बैटरी में डीसी स्टोर है, डीसी स्टोर को किस में बदल देगा? एसी में बदल देगा। ठीक है, बैटरी में जो डीसी स्टोर है डीसी को किस में बदल देगा? एसी में बदल देगा। तो जो हमारा लोड है, चाहे बल्ब है, चाहे आपका फ्रिज है, चाहे आपका एसी है ना, तो उनके लोड के सिरों पे जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी आएगी? एसी वोल्टेज आएगी। एसी का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। एसी का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा। तो लोड के सिरों पे वोल्टेज कौन सी आएगी? प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन से करंट की जरूरत होती है? डीसी की, जिसको क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। जिसको क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में टॉपिंग अप गिरने का क्या कारण है? देखो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर हम लोग एक छोटा सा ऊपर की तरफ एक छिद्र रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट प्लग। जिसको क्या बोलते हैं? वेंट प्लग बोलते हैं। ये जब बैटरी मेरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो उसमें से गैसेज निकलती है। उन गैसेज को बाहर निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वेंट प्लग का उपयोग करते हैं। अब बैटरी के अंदर जो विलयन है उसका भी क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के विलयन उस जो वाष्प है वो उस वेंट प्लग से क्या निकलती रहती है? थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बाहर निकलती रहती है। तो आप लोग देखोगे कि थोड़े समय के बाद बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो लेवल है वो क्या आ जाता है? डाउन आ जाता है। धीरे धीरे समय के अनुसार क्या आ जाता है? डाउन आ जाता है। तो वो डाउन किसकी वजह से होता है? वो होता है वेंट प्लग द्वारा। जो पानी है बैटरी में, जो पानी भरा हुआ है उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है ना, उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अमल बैटरी का कंटेनर बनाया जाता है। सीसा अमल बैटरी का मतलब क्या होगा? लेड एसिड सेल। ठीक है, सीसा अमल बैटरी है। सबसे पहले तो आप लोग नाम से ना कंफ्यूज हो जाओ। तो मुझे एक बात, सीसा अमल बैटरी है, सीसा अमल बैटरी को क्या कहते हैं? लेड एसिड सेल। ठीक है ना, इसको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। इसको सीसा संचायक सेल या बैटरी कहते हैं। तो इसका कंटेनर किसका बना होता है? तो जो सीसा संचायक सेल है, लेड एसिड बैटरी है, इसका जो कंटेनर बना होता है वो किसका बना होता है? कठोर रबड़ का बना होता है। किसका बना होता है? कठोर रबड़ का बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने का यंत्र है। जो मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने का यंत्र है, बताओ भाई क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको नापने का यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने का यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर है। लेकिन यदि मुझे तापमान नापना है तो मैं किसका उपयोग करूंगा? ऊष्मामापी का। किसका उपयोग करूंगा? ऊष्मामापी का। यदि मुझे वोल्टेज नापनी है, ईएमएफ नापना है, तो मैं किसका उपयोग करूंगा?
ये यहाँ से थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, विभवमापी का। किसका प्रयोग करूंगा? विभवमापी का उपयोग करूंगा। लेकिन यदि मुझे वायुमंडल की आर्द्रता नापनी है, यदि मुझे वायुमंडल की आर्द्रता नापनी है, वायुमंडल के अंदर पानी की मात्रा, नमी को नापना है, वायुमंडल की आर्द्रता यदि मुझे नापनी है, वायुमंडल की यदि मुझे आर्द्रता नापनी है, वायुमंडल में मुझे नमी नापनी है, तो मैं किसका उपयोग करता हूं? हाइग्रोमापी का उपयोग करता हूं। किसका उपयोग करता हूं भैया? हाइग्रोमापी का उपयोग करता हूं।